नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। हम बोर्ड द्वारा जारी ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग मिशन गंगा पर्सन बैंक के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर 72 तक पहले 2 क्लास में हो गया है। अब 73वां क्वेश्चन है कि भुजा 7 सेमी वाला एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले की अधिकतम त्रिज्या बतानी कितनी हो सकती है। ये घनाकार ब्लॉक है जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है। इसके ऊपर एक अर्धगोला रखना है, उसकी अधिकतम त्रिज्या बतानी कितनी होगी। तो अर्धगोला जब इसके ऊपर रखा जाएगा तो उस अर्धगोले का जो ये व्यास है, ये जितनी भुजा है उतनी होगी, यानी 7 सेमी होगा। तो त्रिज्या कितनी होगी, व्यास की आधी यानी 7/2 3.5 सेमी इसकी त्रिज्या होगी, अधिकतम त्रिज्या। ऑप्शन ए इसका सही है। दूसरे क्वेश्चन में है प्रदर्शित ठोस आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ये बेलनाकार ठोस है, ये अर्धगोलाकार ठोस है। इस पूरी आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो है ये बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, जो कि होता है 2πrh, प्लस ये है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जो होता है 2πr², प्लस इस पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा जो कि वर्ताकार है और वर्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो टोटल संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 2πrh प्लस 2πr² और πr² 3πr²। तो इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² प्लस 3πr²। ऑप्शन सी इसका सही है। अगले क्वेश्चन में गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 324 पाई सेमी² है। इस गोले की त्रिज्या बतानी है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² बराबर दिया हुआ है 324 पाई। अब हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो पाई से पाई कट जाएगा और r² बराबर आएगा 324। ये 4 भाग में चला जाएगा और 4 का भाग देंगे तो 4 8 32, 4 एकम 4 81 और दोनों तरफ वर्ग लेंगे तो r इधर 81 का वर्गमूल लेंगे तो 81 का वर्गमूल आ जाएगा 9। तो इस गोले की त्रिज्या जो है वो 9 सेमी हो जाएगी। 9 सेमी मतलब ऑप्शन सी इसका सही है। अगले क्वेश्चन में है यदि एक गोले और अर्धगोले की त्रिज्या समान हो तो उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। इन दोनों का अनुपात बताना है। त्रिज्या समान है तो πr² कट गया, 4:3। ऑप्शन बी इसका सही है। अगले क्वेश्चन में एक शंकु की त्रिज्या 5 सेमी है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। हमें उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई बतानी है। तिर्यक ऊंचाई L। तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र होता है √h² प्लस r²। h का मतलब ऊंचाई 12, 12 का स्क्वायर प्लस r मतलब शंकु की त्रिज्या 5, 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 और 25 जोड़ेंगे तो 169, 169 का √ लेंगे तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेमी हो जाएगी। 13 सेमी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में किसी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ होता है 2πrh, वो है 100 सेमी²। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 सेमी² है तो 2πrh बराबर 100, क्योंकि वक्र पृष्ठ का सूत्र 2πrh होता है। और बेलन का आयतन 300 सेमी² है। आयतन का सूत्र होता है πr²h बराबर कितना दिया हुआ है 300 सेमी³। अब हमें बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है तो इस समीकरण 1 को मैं समीकरण 2 का भाग दे देंगे तो 2πrh बटा में πr²h बराबर 100/3, 100/300। तो पाई से पाई कट जाएगा, r से 1 r कट जाएगा, h से h कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। r को 1 से गुणा करेंगे, r बराबर 2 3 6। तो त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 सेमी² है तो घन की भुजा ज्ञात करनी है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 है। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा²। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा² बराबर 486। भुजा बतानी है
तो भुजा स्क्वायर बराबर 486, ये 6 भाग में चला जाएगा। तो भुजा स्क्वायर बराबर 486 में 6 का भाग देंगे, 6 8 48, 6 कम 6, दोनों साइड वर्गमूल लेंगे तो भुजा स्क्वायर का वर्गमूल भुजा, 81 का अंडर रूट वर्गमूल आएगा 9। तो घन की भुजा होगी 9 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन में है घनाभ की लंबाई 9 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है CA से। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। 2 ब्रैकेट में L मतलब लंबाई 9 गुणा B मतलब चौड़ाई 2 प्लस B चौड़ाई 2 गुणा ऊंचाई 1 प्लस H मतलब ऊंचाई 1 गुणा L मतलब लंबाई 9। तो 2 ब्रैकेट में 9 दूनी 18 प्लस 2 एकम 2 प्लस 9 एकम 9। तो 2 गुणा 18 और 2 20 और 9 29, 29 को 2 से गुणा करेंगे 58 सेमी स्क्वायर। इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑप्शन में 58 नहीं है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 58 ही है। और अगर 4 दीवारों का क्षेत्रफल पूछे तो 2 गुणा ऊंचाई जो कि 1 है ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई है 9 प्लस 2, 9 और 2 11, 11 गुणा 2 एकम 2, 22 सेमी स्क्वायर होगा अगर घनाभ के 4 दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन हमें दे रखा है 308 सेमी क्यूब और ऊंचाई जो है शंकु की वो है 6 सेमी। हमें उसकी त्रिज्या बतानी है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 308 आयतन दे रखा है। 1/3 पाई की जगह 22/7 लिखें, आर की जगह त्रिज्या ज्ञात करनी है आर स्क्वायर, एच की जगह शंकु की ऊंचाई 6 बराबर 308। आर का मान याद करना है, आर स्क्वायर को बाईं तरफ लिखें, बाकी को अगर दाईं तरफ लिखें तो ये 3 गुणा में आ जाएगा, 7 भी गुणा में आ जाएगा और ये 22 गुणा 6 चला जाएगा भाग में। 22 एकम 22, इसमें भाग देंगे 22 का तो 22 एकम 22, 22 चौके 88, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 7 दूनी 14। तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7, दोनों तरफ वर्गमूल लें तो आर स्क्वायर का वर्गमूल आर, इसका वर्गमूल लें 7 गुणा 7 का वर्गमूल लें तो 7। तो शंकु की जो त्रिज्या है वो 7 सेमी होगी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगले सवाल में है एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन एक ही आधार और ऊंचाई पर बने हुए हैं, उनका आयतन बताना है। तो पहले शंकु है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अनुपात। फिर है अर्धगोला, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब अनुपात। फिर है बेलन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखें ये इनका आधार एक ही है, इनका मतलब त्रिज्या सबकी सेम है, आर स्क्वायर, यहाँ आर क्यूब, यहाँ आर स्क्वायर, और ऊंचाई एक ही आधार और एक ही ऊंचाई पर बने हुए हैं। एक ही ऊंचाई मतलब बेलन की ऊंचाई अगर एच है तो यही ऊंचाई अर्धगोले की है। अब अर्धगोले की ऊंचाई और त्रिज्या वही होती है, ऊंचाई भी त्रिज्या ही है, तो ऊंचाई जो है वो आर होगी, बेलन की ऊंचाई आर होगी, शंकु की ऊंचाई आर होगी, क्योंकि जो अर्धगोले की ऊंचाई है वही ऊंचाई शंकु की होगी और वही ऊंचाई बेलन की भी होगी। अर्धगोले की ऊंचाई त्रिज्या ही होती है, यानी आर ही होती है। तो आर की पावर 2 और आर की पावर 1 3 हो गया, आर की पावर 3 से आर की पावर 3 कट गया, यहाँ भी 2 और 1 आर की पावर 3 होगी, पाई से पाई कट गया, 1 बचा है, बटा में 3 है, 3 से गुणा हो जाएगा, अगर सबको 3 से गुणा करें तो 1 अनुपात 3 से 3 कट गया, 2 अनुपात 3 एकम 3, 1 अनुपात 2 अनुपात 3। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है। तो बहुलक वो मूल्य होता है सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य बहुलक मूल्य होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही है, सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य बहुलक होता है। मध्यवर्ती मूल्य जो होता है वो माध्यक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्न का समांतर माध्य बताना है 5, 11, 9, 17, 18। तो इनका समांतर माध्य बताना है तो आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या, यानी सबको जोड़ लेंगे। 5 + 11 + 9 + 17 + 8 बटा में संख्या 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 5 से भाग दे देंगे। 5 और 11 16 और 9 25 और 8 33 और 17 50, 50 में 5 का भाग देंगे तो समांतर माध्य यानी माध्य 10 हो जाएगा। 10 ऑप्शन ए इसका सही है। फिर आपको माध्यक बताना है किसका, 6, 17, 0, 4, 25, 3 और 10 का माध्यक बताना है। तो ऐसे सवालों में माध्यक ज्ञात करने के लिए हम आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे छोटा मूल्य 0, फिर 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 6, फिर 10, 17 और 25। अब इसके मूल्य में जो बीच वाला होगा मूल्य, मध्यवर्ती मूल्य, वही माध्यक होता है। 3 बाईं तरफ, 3 दाईं तरफ, बीच में मूल्य 6 है, तो इसका माध्यक जो है वो 6 होगा। ऑप्शन सी इसका सही है। अगले सवाल में है निम्न बंटन का माध्यक बताना है 2, 3, 4, 7, 5, 1 का। तो फिर वही माध्यक बताना है तो आरोही क्रम में लिखना है, पहले 1, फिर 2, 3, 4, 5, 7, बीच वाला मूल्य माध्यक होगा। इस बार बीच में 2 मूल्य है, 2 बाईं तरफ, 2 दाईं तरफ, तो बीच में 3 और 4 बच गए। इन 3 और 4 को जोड़कर 2 का भाग देना है। 3 और 4 7, 7 में 2 का भाग देंगे तो 3.5, माध्यक 3.5 होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस बंटन का बहुलक बताना है 3, 5, 7, 4, 2, 2, 4, 1, 4, 9, 2, 4 में। तो सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य बहुलक होता है। तो 2 यहाँ पर देखते हैं, 1, 2, 3 बार है, जबकि 4 यहाँ पर 1, 2, 3, 4। तो बारंबारता सबसे ज़्यादा किसकी है, 4 की है। 4, 1, 2, 3, 4, 4 सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य है। तो यहाँ पर बहुलक जो है वो 4 होगा और 4 ऑप्शन सी इसका सही है। अगले क्वेश्चन में 5, 7, 9 और x का समांतर माध्य दे रखा है 9, तो x का मान बताना है। आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या 1, 2, 3, 4 बराबर होता है माध्य, जो कि 9 दे रखा है। जोड़ेंगे तो 7 और 5 12 और 9 21, 21 + x बटा में 4 बराबर 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 21 + x को 1 से गुणा करेंगे, 21 + x, 9 चौके 36, x बराबर आएगा 36 - 21, 36 में से 21 घटाएंगे 15, तो x का मान हो जाएगा 15, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। अगले सवाल में वर्ग अंतराल 12 और 22, 12 से 22 का वर्ग चिन्ह बताना है। तो वर्ग चिन्ह होता है निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा में 2। निम्न सीमा है 12 प्लस ऊपरी सीमा है 22 बटा में 2। 12 और 22 जोड़ेंगे तो 34, 34 में 2 का भाग देंगे 17, तो वर्ग चिन्ह है 17। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग का मध्य बिंदु 11 है, बीच वाला बिंदु जो है वो 11 है और उसकी चौड़ाई 8 है, चौड़ाई 8 है, तो हमें उसका वर्ग अंतराल बताना है कितना होगा। चौड़ाई 8 है, इसका मतलब 4 चौड़ाई इस तरफ होगी और 4 इधर कम होगा। बीच वाला मूल्य अगर मध्य बिंदु 11 है और चौड़ाई टोटल 8 की है, तो ऊपरी सीमा इससे 4 अधिक होगी, निम्न सीमा 4 उससे कम होगी, तो 11 और 4 15, निम्न सीमा होगी 11 - 4 7, तो वर्ग होगा 7 से 15। 7 से 15 ऑप्शन सी सही है। प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। पहली 7 प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इनका माध्य बताना है। तो आंकड़ों का योग, इन सब का जोड़ करना है। 7 संख्या है, 7 से भाग देंगे। 1, 2, 3, 3, 6, 10, 15, 6, 21 और 7 28, 28 में 7 का भाग देंगे तो माध्य आएगा 4, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगले सवाल में व्यक्तिगत श्रेणी x1, x2, x3 एंड सो ऑन x अन तक का माध्य x बार है। तो हमें ये बताना है सिग्मा i फ्रॉम 1 to n और xi माइनस x बार, यानी प्रत्येक मूल्य में से समांतर माध्य घटाने पर उसका योग क्या आएगा। प्रत्येक चर मूल्य में से समांतर माध्य घटाने पर उसका जो जोड़ आता है वो 0 है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। इसी तरीके से अगले में भी यही है। निम्न बारंबारता बंटन के लिए यदि माध्य x बार है तो सिग्मा f, यानी बारंबारता बंटन है तो सिग्मा fi गुणा xi माइनस x बार क्या होगा,
तो चर मूल्य में से अगर माध्य घटाएंगे तो उन विचलनों को अगर आवर्ती से गुणा करके योग करेंगे तो भी जोड़ जो है 0 आएगा, यानी यहाँ भी ऑप्शन बी इसका सही है। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? किसी भी घटना की प्रायिकता 0 या 0 से बड़ी होती है और 1 या 1 से छोटी होती है। यहाँ पर माइनस में किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती और ना ही 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो माइनस में है बी ऑप्शन, बी में -1.5 ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं होती। 15% जो है वो 15/100 है, 1 से छोटी है, ये किसी भी घटना की प्रायिकता हो सकती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है 95 क्वेश्चन का। 96 में असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। एक सिक्के को उछालने जाने पर चित आने की प्रायिकता, जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो या तो हेड प्राप्त होता है या टेल। हेड मतलब चित और टेल का मतलब पट। यहाँ पर चित आने की प्रायिकता बतानी, यानी हेड आने की प्रायिकता बतानी। हेड यहाँ पर एक ही बार है, बटा में कुल परिणाम 1 और 1 2 है, तो हेड आने की प्रायिकता जो है 1/2 होगी। 1/2 का मतलब 1 में 2 का भाग देंगे तो 0.5, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में 2 सिक्कों को एक साथ उछाले जाने पर 2 चित आने की प्रायिकता। जब 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो उसके कुल परिणाम 4 बनेंगे। 2 सिक्के एक साथ उछालेंगे तो दोनों पर हेड आ सकता है या दोनों पर टेल प्राप्त हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले सिक्के पर हेड और दूसरे पर टेल, या पहले सिक्के पर हेड बाद में हेड। ऐसे कुल जो है वो 4 परिणाम बनेंगे जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाएगा। 2 चित आने की प्रायिकता, 2 चित का मतलब हो गया 2 हेड आने की प्रायिकता। 2 हेड वाले परिणाम जो है एक ही है, बाकी में 2 हेड नहीं है, बटा में कुल परिणाम 1 2 3 4, तो 2 हेड आने की प्रायिकता है यहाँ पर 1/4 है। 1/4 का मतलब अगर हम 1 में 4 का भाग दें तो 0.25, 0.25 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पासे को उछाले जाने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। जब हम एक पासे को उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये 6 परिणाम प्राप्त होते हैं। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बतानी है। अभाज्य संख्या वो है जो 1 और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, यानी 2 3 5, तो 1 2 3, 3 इसके अनुकूल परिणाम है, बटा में कुल परिणाम 6 है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 1/6, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। एक पासे को उछाले जाने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। 4 से बड़े अंक कौन से हैं? यहाँ पर 5 और 6 है, तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता मतलब 4 से बड़े अंक आने के पक्ष में परिणाम, अनुकूल परिणाम 1 और 2 है। 5 और 6 2 परिणाम है, बटा में कुल परिणाम 6, तो 2 एकम 2 2 3 6, तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता 1/3, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं में से एक अंक का यादृच्छिक चयन किया जाता है तो इसे के भाज्य संख्या होने की प्रायिकता बतानी है। 1 से 10 प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये कुल परिणाम हो गए। इसके भाज्य संख्या होने की प्रायिकता, तो भाज्य संख्या कौन कौन सी है? भाज्य संख्या कौन कौन सी है? भाज्य संख्या, पहली भाज्य संख्या 4 है जो 2 से विभाजित होती है, फिर 6 है जो 2 और 3 से विभाजित होती है, फिर 8 है 2 और 4 8 से विभाजित 2 और 4 से विभाजित होती है, 9 भी 3 से विभाजित होता है, 10 2 और 5 से विभाजित होता है। तो भाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बतानी है। तो भाज्य के पक्ष में अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4 5, बटा में कुल परिणाम यहाँ पर 10 है, 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो भाज्य संख्या होने की प्रायिकता 1/2, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, 1 2 3 15 में से यादृच्छिक चुने गए अंक का 4 का गुणज होने की प्रायिकता। संख्याएं हैं 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, इनमें से यादृच्छिक एक अंक का चुना जाना है और 4 का गुणज 4 एकम 4
4 दूनी 8, 4 तिये 12। तो 4 का गुणज होने की प्रायिकता बतानी है। तो 4 के गुणज कितने हैं? 1 2 3 बटा में कुल परिणाम 15, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 1/5। 4 का गुणज होने की प्रायिकता 1/5। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। लास्ट क्वेश्चन है, दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता। दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो कुल परिणाम दोनों पर हेड, दोनों पर टेल, पहले हेड बाद में टेल या पहले टेल बाद में हेड, ये कुल 4 परिणाम बनेंगे जब दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालेंगे। कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता बतानी है। कम से कम एक चित्त की प्रायिकता बतानी है। एक चित्त का मतलब एक हेड, कम से कम एक हेड। तो एक हेड वाले परिणाम गिन लेंगे, ये एक हेड वाला है, ये भी एक हेड वाला है। कम से कम एक चित्त बोला है तो एक हेड वाले परिणाम गिन लेंगे और 2 हेड वाले परिणाम भी गिनेंगे। 3 हेड वाले हैं तो भी गिनेंगे अगर एक सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है तो कम से कम एक चित्त के अनुकूल परिणाम हो गए 1 2 3। एक हेड वाले और 2 हेड वाले भी गिनेंगे तो 3 बटा में कुल परिणाम 4। तो कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता है 3/4। ऑप्शन सी सही है। धन्यवाद।